हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं नदियों द्वारा निर्मित भू आकृतियां। नदी अपने उद्गम से मुहाने तक एक लंबा रास्ता तय करती है और इस रास्ते में वो कई प्रकार के भू आकृतियों को जन्म देती है। नदी के इस पूरी की पूरी यात्रा को या इस पूरे के पूरे गतिपथ को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और डेल्टाई भाग। नदी का वो पर्वतीय भाग वो हिस्सा है जहां पे नदी पहाड़ों पे रहती है, जहां पे इसकी जल की मात्रा कम होती है लेकिन ढाल अधिक होने के कारण गति बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से ये ज्यादा से ज्यादा अपर्दन करती है और स्थानांतरण करती है। निक्षेपण यहाँ पे ना के समान होता है। दूसरी अवस्था नदी की मैदानी अवस्था। इस अवस्था में नदी अपर्दन, निक्षेपण और स्थानांतरण ये तीनों कार्य करती है। इस अवस्था में नदी की ढाल बहुत कम होती है। तीसरी जो अवस्था है वो है नदी की डेल्टाई अवस्था। इस अवस्था में नदी अपर्दन ना के समान करती है और सिर्फ निक्षेपण करती है। स्थानांतरण भी होता है लेकिन कम, क्योंकि अवसाद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ढलान बहुत कम या ढलान नहीं होती है, इस कारण से अवसाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नदी कौन कौन सी भू-आकृतियां बनाती है। नदी द्वारा निर्मित भू-आकृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक अपर्दनात्मक, यानी कि वो भू-आकृतियां जो नदी के अपर्दन कार्यों की वजह से निर्मित हुई है। दूसरी निक्षेपणात्मक, यानी ऐसी भू आकृतियां जो नदी के निक्षेपण कार्य की वजह से उत्पन्न हुई है। तो पहले मैं इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेता हूं ताकि आप इसको याद कर सकें, फिर इसके बारे में हर एक के बारे में डिटेल में जाएंगे। तो नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक भू आकृतियों में पहला है वी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिका यानी कि रैपिड्स, गार्ज यानी खड़ी ढाल, कैनियन शुष्क अंचल में बनता है, जलगर्तिका यानी कि पॉट होल्स, नदी अपहरण, जब एक नदी दूसरी नदी को अपहरण कर लेती है। 8वां है नदी सुरंग, प्लंज पूल, इंटरलॉकिंग स्पर को हिंदी में कहते हैं श्रृंखलित शैलशिरा। ये हो गए अपर्दनात्मक। अब निक्षेपणात्मक भी बोल देते हैं। पहला है जलोढ़ शंकु यानी कि एलुवियल कोन या जलोढ़ पंख, एलुवियल फैन। दूसरा विसर्पण यानी कि मियंडर। तीसरा ऑक्सबो लेक यानी कि अश्वखुर झील। चौथा बाढ़ का मैदान यानी कि फ्लड प्लेन। 5वां प्राकृतिक तटबंध यानी नेचुरल लेवी। 6ठा नदी वेदिका यानी कि रिवर टेरेस। 7वां डेल्टा। फिर डेल्टा के बारे में भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अभी जाते हैं हम इसके डिटेल्स के बारे में, यानी कि हर एक पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें, कौन सा क्या है कैसा है। पहला जो अपर्दनात्मक में आता है वो है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी ये पहाड़ी अवस्था में जब नदी होती है तब वी आकार की घाटी बनाती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी अवस्था में नदी में पार्श्व अपर्दन कम होता है और तल अपर्दन ज्यादा होता है, यानी कि लंबावत नीचे की तरफ अपर्दन ज्यादा करती है, जिसको बोलते हैं वैली डीपनिंग, यानी कि अपने घाटे को गहरा करना। ये एब्रेशन के कारण, यानी कि नदी द्वारा अपघर्षण से ज्यादा अपघर्षण करने से ऐसा होता है। इसका एग्जाम्पल सिंधु, सतलज, गंगा के कुछ हिस्सों में इस तरह की आकृतियां मिलती हैं। ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी नदी में इसी तरह की घाटी मिलती है। दूसरा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कब बनता है? जब कठोर और मुलायम चट्टान, एक कठोर उसके बाद मुलायम चट्टान अगर होगी तो कठोर चट्टान रह जाएगा और मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाएगा, जिससे मुलायम चट्टान काफी नीचे तक आ जाएगी और पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरेगी, तो इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। अगला क्षिप्रिका यानी कि रैपिड्स। छोटे छोटे जलप्रपात अगर एक साथ बहुत सारे हो तो उसको कहते हैं रैपिड्स। ऐसा कब होता है? जब
मुलायम और कठोर चट्टानें लंबवत रूप से स्थित हों, और मुलायम चट्टान घिस जाती है, कठोर चट्टान रह जाती है। मुलायम घिस जाती है इसलिए क्या होता है, ऐसे अप डाउन होता है, तो पानी ऐसे गिरता रहता है, छोटे छोटे वाटरफॉल्स बनते हैं इससे। इसको कहते हैं रैपिड्स या चिपटिका। फिर गार्ज यानी कि तंग घाटियां। पहाड़ों पर जब नदी बहुत गहरी घाटी बनाती है तो दोनों साइड पे यानी दोनों तरफ नदी के दोनों किनारों पर खड़ी ढाल वाली दीवार जैसी घाटी बनती है, इसको कहा जाता है गार्ज। ये उस इलाके में होता है जहां पे पहाड़ होता है और नदी बहुत समय से इस जगह पे चल रही होती है और अपना रास्ता पहाड़ों को काटकर बनाई होती है। अगला कैनियन। कैनियन भी कुछ इसी तरह का होता है, गार्ज की तरह का होता है, लेकिन कैनियन में एक खास बात है कि इसमें जो ढाल होती है वो खड़ी नहीं होती, इसमें ढाल थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि दोनों तरफ के जो नदी के किनारे हैं वो ऊंचे पर्वत होते हैं लेकिन वो सीधे खड़े नहीं होते, वो थोड़े से ढाल होते हैं इसमें। और ये शुष्क अंचलों में इस तरह की घाटियां बनती हैं, यानी कि ऐसे पहाड़ी अंचल जहां पे शुष्कता ज्यादा है, तो वहां पे नदी बहुत गहरी में गई है लेकिन खड़ी ढाल बनाकर नहीं, तिरछी ढाल बनाकर। अगला है जलगर्तिकी यानी पॉटहोल्स। पॉटहोल्स आपको पता ही होगा, ये बरसात का समय आप अगर रास्ते पे चलते हैं तो हर जगह देखें कहीं पे छोटे छोटे गड्ढे मिलते हैं। पहले गड्ढे बहुत छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों को कहा जाता है पॉटहोल्स। नदी के तल में अपघर्षण के द्वारा छोटे छोटे पॉटहोल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। यही गड्ढे धीरे धीरे बड़े होकर घाटी को और गहरा करते हैं। या हम देख सकते हैं कि जलप्रपात के नीचे पहले छोटे छोटे पॉटहोल बनते हैं, फिर वो पॉटहोल बड़े हो जाते हैं। बड़े होकर क्या बनते हैं वो बाद में बताते हैं, वो बनते हैं प्लंज पूल। तो ये होता है पॉटहोल। पॉटहोल एक प्राइमरी अपरदन का एक रूप है जिसके बाद वो बड़ा होता जाता है। अगला है नदी अपहरण। बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, नदी अपहरण। नदियों में भी ऐसा होता है, जब एक बड़ी नदी और एक छोटी नदी आसपास चल रही होती है या बह रही होती है, बड़ी नदी हमेशा कोशिश करती है कि छोटी नदी को अपने वश में ले ले या उसका पानी ले ले। तो बड़ी नदी जब छोटी नदी पर अपना अधिकार कर लेता है, यानी कि अपना रास्ता बना लेता है छोटी नदी की तरफ, और छोटी नदी का सारा पानी अपने अंदर मिला लेता है, क्योंकि इसकी घाटी बहुत गहरी होती है। छोटी नदी घाटी कम गहरी होती है, बड़ी नदी की घाटी बहुत ज्यादा गहरी है, तो छोटी नदी का सारा पानी बड़ी नदी में आकर गिरता है, जिस कारण से छोटी नदी पूरी तरह से बड़ी नदी में आ जाती है। इसे कहते हैं सरिता अपहरण। सरिता यानी कि नदी, यानी नदी अपहरण। 8वां है सुरंग पथ, यानी कि चूना पत्थर के इलाकों में, यानी कि ऐसे अंचल जहां पर चूना पत्थर अधिक है, उन अंचलों में चूने के कारण यानी कि चूने के घुलने के कारण बरसात का जल धीरे धीरे जमीन के अंदर तक चला जाता है, और अंदर तक जाने के बाद कई सारी धाराएं आकर एक जगह मिल जाती है, तो वो पूरी मात्रा में घुलन करती है चूने का, और वो एक तरफ से बहकर निकल जाती हैं। तो जब वो निकल जाती है तो उनके जाने के बाद जो एक रास्ता बन जाता है उसको कहते हैं टनल या सुरंग। तो नदी एक सुरंग का भी निर्माण कर सकती है। अब अगले में आते हैं हम लोग, नहीं अब और भी कुछ बाकी है। अगला है प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होता है? किसी भी जलप्रपात के नीचे अगर हम देखें, एक बड़ी सी छोटी सी तालाब जैसी होती है, जो जलप्रपात के बार बार गिरने से पहले पॉटहोल बना होगा, फिर पॉटहोल्स के बड़े होने से एक प्लंज पूल बना है, यानी कि बहुत गहराई वाला एक हिस्सा, तो इसको कहते हैं प्लंज पूल। अगला है इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर क्या होता है? आपने देखा होगा पहाड़ों में, खास करके हमारे सेवक के पहाड़ियों में जहाँ पे पहाड़ी नदी आती है, वहां पे आप देखेंगे कि जब एक नदी बह रही है, पहाड़ों की भुजाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं और नदी इनके बीच चलती है। तो इस तरह से जो पहाड़ की भुजाएं एक दूसरे को लॉक करके रखती है, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। पहाड़ की भुजाएं एक दूसरे को लॉक करती है, इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग स्पर। अब हम लोग आते हैं अगले उसमें, यानी कि निक्षेपणात्मक भूमिरूप। नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भूमिरूप। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये बता देते हैं। जलोढ़ शंकु क्या होता है?
पहाड़ों से जब नदियां मैदानों में उतरती हैं तो जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरी वैसे ही इनकी ताकत यानी इनकी ढाल कम हो जाती है, तो ये अपने साथ लाए गए अवसादों को नीचे लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे वो पहाड़ों से मैदान में उतरती है अपना सारा अवसाद एक जगह पर जमा कर देती है। अगर इन नदियों में जल थोड़ा कम हो तो पूरा का पूरा जो अवसाद है वो एक कोन के रूप में जमा हो जाएगा, एक ऊंचाई कोन के रूप में। तो इसको कहा जाता है जलोढ़ शंकु, शंकु के रूप में जमा हो गया। अगर इसमें जल की मात्रा ज्यादा हो तो ये शंकु ऊंचाई में रह नहीं पाएगा और ये थोड़ा फैल जाएगा, तो इसको कहा जाएगा जलोढ़ पंख यानी गैलिवियल फैन। दूसरा है विसर्पण, यानी कि नदियां जब मैदानी अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं तब ढाल निम्न होती है, यानी कि ढाल होती भी है या बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पर नदी सीधे न बहकर आड़ी तिरछी बहती है, जिस कारण से नदियों में लूप्स तैयार होते हैं। लूप्स मतलब ऐसे गोल गोल लूप्स तैयार होते हैं, नदी ऐसे बहती है तो नदियों में जब लूप्स तैयार होते हैं तो ये लूप्स, इनको कहते हैं मेंढर। और ये लूप्स जब निक्षेपण के कारण और अपर्दन के कारण मुख्य नदी से कट जाते हैं तो इनको कहा जाता है अश्वखुर झील या ऑक्सबो लेक, क्योंकि इनमें पानी होता है। अगला है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान मतलब जब नदियां मैदानी अवस्था में बाढ़ करती हैं तो बाढ़ के कारण आसपास का पूरा इलाका प्लावित हो जाता है। जब ये बाढ़ का पानी वापस आ जाता है या सूख जाता है या लौट आता है नदी में, तब इस पानी द्वारा वहां पे संचित किया गया या निक्षेपित किया गया जलोढ़ एक मोटी परत के रूप में बैठ जाता है, जो बहुत ही उर्वर होता है और इसको कहते हैं बाढ़ का मैदान, बाढ़ के द्वारा निर्मित मैदान। अगला है प्राकृतिक तटबंध। जब नदियां बाढ़ कर रही होती हैं उस समय नदी से निकला हुआ सारा का सारा पानी अवसादों के साथ बाहर जाता है और वो लौटते समय नदी के किनारों में ही कुछ अवसादों को छोड़ देता है, जिससे एक तटबंध तैयार होता है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। अगला है नदी वेदिका। नदी वेदिका यानी कि रिवर टेरिस। टेरिस का मतलब होता है सीढ़ी। कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है कि जहां पर नदी की गहराई पहले कम थी, बाद में और ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होता है, नदी पहले इतनी गहराई में उसने कटिंग की है, लेकिन बाद में जब वो और गहरी काटता है तो एक घाटी के अंदर अगली घाटी बनती है, जिस कारण से एक सीढ़ी दिखाई देती है। तो घाटी के अंदर जब घाटी बनेगी तब वो सीढ़ी दिखाई देती है, तो इसको कहते हैं नदी वेदिका या रिवर टेरेस। लास्ट है डेल्टा। नदी जब अपने मुहाने तक पहुंचती है तो मुहाने तक पहुंचते वक्त उसकी सारी ढाल खत्म हो जाती है और अवसाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये अवसादों को निक्षेपित करना चाहती है। अवसादों को निक्षेपित जब वो मुहाने पे करती है उस समय एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिकोण आकार की एक भूमि का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं डेल्टा। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है डेल्टा, ट्रायंगल, और जिसको हिंदी में कहते हैं ब आकृति या ब आकृति का एक मैदान। तो इस आकृति की मैदान में काफी सारे जो मुख्य नदी की शाखाएं हैं वो होती हैं और नदी का मुंह का फैल जाता है, तो इसको कहते हैं डेल्टा। लेकिन डेल्टा के निर्माण में काफी सारे कंडीशंस होते हैं। डेल्टा कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सभी बातें हैं वो अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक आपका पॉइंट्स हो चुका है, यानी कि नदी द्वारा निर्मित भूमि रूप कौन कौन से हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में इतना सारे नहीं लिखना होता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने जरूरी है। अगला जो है कि डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा किसे कहते हैं ये तो बता चुके हैं। नदी अपने मुहाने पर एक त्रिकोण आकार में जो अवसाद जमा करती है उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के प्रकार कई हैं। पहला चापाकार डेल्टा, जैसे नील का है, गंगा का है, सिंधु का है, इन सबका चापाकार है। दूसरा पंजा का डेल्टा, यानी पंजे के रूप में, पक्षी के पंजे के रूप में होता है। यह है मिसिसिपी, जो यूएसए का नदी है, अमेरिका का नदी है। तीसरा ज्वारनमुखी डेल्टा, ज्वारनमुखी मतलब एस्चुरियन डेल्टा, एस्चुरी,
डेल्टा का ठीक उल्टा होता है। जहां पे डेल्टा नहीं बनती है बल्कि सारा का सारा चीज समुद्र पानी के नीचे रह जाता है तो उसको कहते हैं एस्चुरियन डेल्टा। ऐसी डेल्टा सिर्फ नर्मदा और तापी में ही बनी है। अगला है खंडित डेल्टा। खंडित डेल्टा यानी कि काफी कटा छटा। ऐसा डेल्टा उत्तरी अमेरिका के समग्र डेल्टा में मिलता है। पालयुक्त डेल्टा, पद्मा नदी का डेल्टा ऐसा ही एक डेल्टा है। और अगला है, लास्ट है, अग्रवर्ती डेल्टा। भूमध्य सागर के तट पर टाइबर डेल्टा इस प्रकार का डेल्टा है। अब विस्तार की दृष्टि से डेल्टा के प्रकार क्या क्या है? विस्तार मतलब वो जैसे बढ़ रहा है। पहला प्रगतिशील डेल्टा यानी कि जो बढ़ रहा है अभी भी, ग्रोइंग। ऐसे डेल्टास है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा यूएसए में है। ये सब ग्रोइंग डेल्टा है, आज भी बढ़ रहे हैं। दूसरा अवरोधित डेल्टा, ऐसे डेल्टा जो रुक चुके हैं बनना, ब्लॉक हो चुके हैं। तीसरा परित्यक्त डेल्टा यानी कि एबंडन डेल्टा, ऐसे डेल्टा जो जिसको नदी ने छोड़ दिया हो, यानी कि वो बनना बंद हो गया, उसको नदी ने छोड़ दिया है, नदी अलग शिफ्ट हो गई है। ऐसा एक डेल्टा का एग्जाम्पल है वैंगो का डेल्टा। वैंगो यानी कि चाइना में है। अब डेल्टा के निर्माण में कौन कौन से परिस्थिति हैं जो बहुत ही सहायक होती है? पहला, रक्षित खाड़ी का होना। डेल्टा में रक्षित खाड़ी अगर हो तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा एक मुहाना जहां पे ज्यादा खुला सागर ना हो। दूसरा, समुद्र में कमजोर ज्वार, यानी कि अगर समुद्र में ज्वार यानी कि हम बोल सकते लहरें अगर कमजोर हो, ज्यादा तेज लहरें ना हो तो डेल्टा आसानी से बनेगा, क्योंकि अवसाद जम पाएंगे एक जगह पर, निक्षेपित हो पाएंगे। तीसरा, अवसाद विस्थापन का अवसाद अवक्षेपण की तुलना में कम होना, यानी कि अवसाद जमना और अवसाद हटना, इन दोनों की मात्रा में अंतर होना चाहिए। जितना मात्रा में जम रहा है उससे कम मात्रा में हटना चाहिए। अगर ज्यादा हटेगा तब डेल्टा नहीं बनेगा। चौथा, तटभूमि का मुलायम होना। तटभूमि अगर मुलायम होगी तो ज्यादा से ज्यादा अवसाद मिलेंगे। पांचवा, छिछला समुद्र, यानी समुद्र का मुहाना या समुद्र जो है वो छिछला होना चाहिए, कम गहरा होना चाहिए। ज्यादा गहरा होगा तो अवसाद बैठते ही जाएंगे, कभी पानी के बाहर नहीं आएगा। पानी के बाहर नहीं आएगा तो वो एस्चुरी बन जाएगा। छठा, प्राकृतिक वनस्पति की उपस्थिति। प्राकृतिक वनस्पति डेल्टा के निर्माण में काफी सहयोग करती है, क्योंकि ये निक्षेपण को बढ़ावा देती है। अब आते हैं एस्चुरी तथा डेल्टा में अंतर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं। एस्चुरी के कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं। यह नदी का वो भाग है या नदी का वो मुहाना है जहां अवसादों के निक्षेपण से कोई स्थलाकृति नहीं बनती है, यानी कि अवसादों के निक्षेपण से कोई स्थलाकृति नहीं बनती है। आप जाएंगे तो वहां कुछ नहीं दिखेगा। दूसरा, इनके मुहाने पर प्राकृतिक उत्तम बंदरगाह मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे अच्छे बंदरगाह बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जमीन कम होगी, यानी निक्षेपण कम होगा, तो बंदरगाह अच्छा बनेंगे। तीसरा, इसका मुहाना काफी गहरा और साफ होता है, क्योंकि यहाँ पे निक्षेपण नहीं हुआ है तो काफी गहरा होगा, साफ होगा, क्योंकि लहरें बहुत तेज होंगे वहां पे, इसलिए डेल्टा नहीं बन पाई। चौथा, यहाँ पर नदियों की धाराएं विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनी है, निक्षेपण हुआ नहीं है, तो नदी की जो मुख्य धारा है वो विभाजित नहीं होती है, वो एक ही साथ जाकर समुद्र में मिल जाती है। अब आते हैं डेल्टा में। डेल्टा के कुछ पॉइंट्स। पहला, डेल्टा नदियों का वो मुहाना है जहां अवसादों के निक्षेपण से त्रिभुजाकार नए भूभाग की रचना होती है, यानी कि निक्षेपण के द्वारा एक नया भूभाग बनता है, त्रिभुजाकार। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? इसके मुहाने पर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं पाए जाते हैं। बनेगा नहीं, क्योंकि वहां पर निक्षेपण होता है तो बंदरगाह के लिए पानी ज्यादा चाहिए, जमीन कम, तो यहाँ पे चूंकि नई भूमि बनती है तो यहाँ पे बंदरगाह नहीं बन सकता है। तीसरा, इसका तट उथला होता है, इसमें नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, ऑब्वियसली बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे निक्षेपण हो रहा है तो मुख्य धारा कई भागों में बढ़ जाती है, यानी कि शाखा नदियों में बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो भूमि रूप होगा उसको लेके डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को इस क्लास से काफी मदद मिल रही हो, और कोई समस्या हो किसी पॉइंट को समझने में, किसी चीज को समझने में, तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।